नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हमने जेल प्रहरी की परीक्षा से संबंधित गणित का पेपर लिया है। ये पेपर 3 अक्टूबर सुबह 9 बजे की शिफ्ट का पेपर। जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का पेपर सन 2018 में हुए थे। ये जेल प्रहरी की एग्ज़ाम जिसके पेपर हैं ये, जिसमें पहले गणित एवं जीके के पेपर डल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। देखिए, जो जेल प्रहरी की एग्ज़ाम 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, अगर आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर जो आज करवाने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इससे आइडिया होगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और हो सकेगा तो कुछ प्रश्नों में, जिन प्रश्नों में बाय जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उससे अगर मुश्किल हो रही है तो हम उसका आसान ट्रिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिन बच्चों की जेल प्रहरी की एग्ज़ाम है 11 तारीख से, उनके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न लिए, किस तरह से उनका सॉल्यूशन होता है। हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो जो प्रश्न टफ होते हैं उनको आपको मैं दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ प्रश्न जेल प्रहरी की एग्ज़ाम में बहुत सरल आते हैं, उनको आप 10-10, 15-15 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। उनका लेवल बहुत ही इजी होता है। चलिए हम देखते हैं जेल प्रहरी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। देखिए, 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। आगे वो पूछ रहा है कि यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो वो कितने लीटर पानी पिलाएगा। देखिए, 100 मिलीलीटर में 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है तो 800 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा पता नहीं। एक्स शून्य से शून्य कट गई, शून्य से शून्य कट गई और 8 पंजे 40, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 8 पंजे 40 और शून्य का शून्य, तो इसका आंसर आया 400। तो देखा आपने, इस तरह के बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। 30 सेंटीमीटर, 1 से 30 सेंटीमीटर, 1 से 20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते के एक बॉक्स में 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आकार वाले माचिस के कितने डिब्बे को पैक किया जा सकता है। देखिए, एक बड़ा गत्ता है जिसका साइज क्या दे रखा है उन्होंने। इसका जो आयतन निकलता है कैसे निकलता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो इसकी जो भुजाएं दी गई हैं कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर में छोटे छोटे जो मिलाने का बोल रहा है कि कितने माचिस के डब्बे आ सकते हैं। और माचिस के डब्बों का साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है इस तरह के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। अधिकतर ये टाइप पूछा जाता है व्यापम के एग्जामों में। तो आपको ये करना है कि बड़े आकार का डब्बा बटा छोटे आकार का डब्बा। तो देखें, इसे काट लीजिए, दशमलव गया तो यहाँ पर लग जाएगा 0, 3 धाम 30 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और ठीक है 2 से कटाइए एक बार, मतलब 100 और 100 में 10 का गुणा करा तो आ जाएगा 1000। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा, एक मोटर बोट प्रति 18 घंटे की चाल से यात्रा करती है। 90 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। चाल समय दूरी से संबंधित प्रश्न है ये। देखिए कितने सरल प्रश्न हैं। एक मोटर बोट प्रति 18 घंटे किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रही है 90 किलोमीटर जाने में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 पंजे 90, मतलब उसे कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है। योजक प्रतिलोम, योजक सर्वसमता, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक सर्वसमता। देखिए, इस प्रश्नों को समझने के लिए हमें इसकी डिटेल देखना पड़ेगी कि डिटेल में ये चारों क्या हैं। तो शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए, देखिए योजक प्रतिलोम क्या होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं। योजक प्रतिलोम का मतलब होता है कि x में किसी भी संख्या को a में किसी भी संख्या को जोड़े हम तो
शून्य आना चाहिए। किसी भी संख्या को a में जोड़े तो शून्य आना चाहिए। तो a में हम किस संख्या को जोड़ेंगे तब ये शून्य आएगा? जैसे a में यदि हम -a को जोड़े तो क्या आएगा? शून्य। फिर और देखिए एग्जाम्पल, -a में a को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? शून्य। अगर इसे अंकों में लेकर मैं बताऊं आपको तो 4 में क्या जोड़ें? -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शून्य। मतलब इसका योजक प्रतिलोम क्या है? इसका जो योजक प्रतिलोम का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को हम उसमें जोड़ते हैं तो वो क्या किसके बराबर होती है? शून्य के बराबर होती है। ये होता है योजक प्रतिलोम। तीसरा आप बता देता हूँ, उसके बाद दूसरा और चौथा बता दूंगा। तीसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें होता है गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि a में यदि हम 1 से का गुणा करें तो 1 आना चाहिए। मतलब a में हम किसी भी संख्या का, ऐसी संख्या का गुणा करें जो जिसके बाद 1 आ रहा है आंसर, तो वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे a गुणा 1/a, a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। और बताऊं अगर मैं अंकों में आपको, तो 4 में 1/4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 1। और अगर बताऊं मैं आपको कि 3/4 में यदि हम इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3 का गुणा करें तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब दूसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा, योजक सर्वसमता, योजक पहचान, एडिटिव आइडेंटिटी। योजक सर्वसमता क्या होती है? योजक सर्वसमता में किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम इसे जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या आ जाना चाहिए। मान लीजिए योजक सर्वसमता है, इसमें हम किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो ये होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 0। देखिए 0। अब जैसे 4 में किस संख्या को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, अंक अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो वो रहेगा 0। और इसके बाद तो ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, शून्य सभी प्रतिमेय संख्याओं के लिए क्या आंसर आएगा? सेकंड ऑप्शन, योजक सर्वसमता। क्योंकि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए योजक सर्वसमता है, जोड़ने पर वह अंक अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह गुणात्मक सर्वसमता क्या हो जाएगी? गुणात्मक सर्वसमता कि जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो अंक अपरिवर्तित रहे तो वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1। क्योंकि 4 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न की डिटेल बताना जरूरी थी क्योंकि इस तरह के आगे प्रश्न आएंगे तो आप उसको, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप उसको चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है 7840275 का घनमूल ज्ञात करें। देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का 125 ज़्यादा होता है और 2 का 8। इसका घनमूल आएगा 428। देखिए घनमूल की अलग से ट्रिक्स होती है, वो आपको मैं आने वाले समय में पूरा उसका वीडियो बनाना पड़ेगा वर्ग और घन का, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इसे ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 534, तो 4 का घन क्या होता है? 4 का घन होता है 64, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि हमको इकाई का अंक चाहिए 2। अगला ऑप्शन देखें आप 436, 6 का घन कितना होता है? 6 का घन होता है 216, तो ये 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 हमें चाहिए, ये भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें यहाँ, तीसरा ऑप्शन है 428 और 8 का घन कितना होता है? 8 का घन होता है 512, इकाई का अंक सेम है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक दुकानदार 7,820 रुपये का सामान खरीदता है, इसकी कीमत 25% बढ़ाने पर उन्हें बेच देता। नई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वो 7,820 रुपये का सामान खरीदता है तथा कीमत बढ़ा रहा है 25%, मतलब 100 रुपये की चीज़ बेचेगा 125 में, और प्रतिशत का चिन्ह है मतलब बटा 100। काट दीजिए इसे। तो 100 से 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 4 से इसे काट दीजिए। 4 एकम 4, 3, 4 नमे की 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 5 का गुणा कर दीजिए। 9775, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मूल्यांकन करें। ठीक है, प्रश्न दिया है उन्होंने ऋण 51 भागित बड़ा कोष्टक, फिर है छोटा कोष्टक ऋण 3 गुणा ऋण 1 ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 2 गुणा 7, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए क्या होगा, यह -51 पहले कोष्टक के अंदर का हल कर लेते हैं। ऋण 3 में ऋण 1 का गुणा होगा, 3 एकम 3, और ऋण ऋण हो जाएगा धन, ऋण 2 सती 14, ऋण का 14। अब क्या हो जाएगा, यहाँ है ऋण का 51 भागित ऋण ऋण धन, और ये हो जाएगा 14 और 3 17, और 17 17, 17 34, 17 3 51, तो आंसर आएगा ऋण का 3। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है यदि एक बिंदु का भुजांक ऋण 10 तथा कोटि अक्ष ऋण 7 है तब बिंदु है। तो देखिए एक्स अक्ष y अक्ष मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक्स को भुज बोलते हैं तथा y को कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष इस तरह से रहता है, एक्स जिसमें उसका ये हिस्सा धनात्मक तथा ये ऋणात्मक रहता है। y अक्ष ये है, ये ऋणात्मक रहता है तथा y अक्ष का ये हिस्सा धनात्मक रहता है, ये हिस्सा धनात्मक रहता है। अब जो एक्स का भुजांक दिया है ऋण 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 10 है ऋण 10, तथा y का जो है ऋण 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ शून्य होता है। तो यहाँ पर जो 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है वो होगा ऋण 10 और ऋण 7। आने वाले वीडियोस में ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखें। p को 3 से गुणा किया जाता है और गुणनफल में से 2 घटाया जाता है। देखिए तो p को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p, और गुणनफल प्राप्त गुणनफल क्या है 3p, इसमें से क्या घटा रहे हैं, घटाने को बोल रहा है, वो 2 घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा 3p ऋण 2। आंसर आया हमारा। तो 3p ऋण 2 ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, आप इसे आयत का रिश्तेदार कह सकते हैं। ये बना समानांतर चतुर्भुज, और इसकी भुजा, इसकी एक भुजा और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसे आधार हम 4 सेंटीमीटर मान ले और ऊंचाई इसकी मान ले 3 सेंटीमीटर। तो जो इसका जो सूत्र है क्षेत्रफल का आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा 4 गुणा 3, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। ये इसका आंसर हो 12 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखें। 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जो 6 मीटर 64 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहा है वो कि 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 मीटर
मतलब 700 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब 720 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पोल की जो छाया बन रही कितनी बन रही है 8 मीटर 30 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या पूछ रहा है वो, समान परिस्थिति के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये है लंबाई और जिसकी छाया छाया कितनी है 6 मीटर 64 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसे काट दीजिए, जहाँ से कट रहा है वो 0 से 0 कटा और 8 8 64 और 8 तिया 24, मतलब ये कितनी बार कटा, ये 8 बार कटा। देखिए आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिवाइड की ट्रिक्स दूंगा, उससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आपको 8 में 72 का गुणा करना है, बस ये इसका आंसर आ जाएगा 576। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर हुआ 576। मतलब अगर इसे हम मीटर में बताएं तो 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। चलिए हम प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की है और आधार 8 सेंटीमीटर का। चलिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक तरीका वो जिन्हें सूत्र याद रखने में कोई परेशानी नहीं है, और एक वो जो लॉजिक से करना चाहते हैं। तो पहले मैं सूत्र वालों को बता देता हूँ। देखिए पहली तो समद्विबाहु है ना, नाम से ही स्पष्ट है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इस तरह से कुछ होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक 5 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर का। आधार है 8 सेंटीमीटर का, इसे आधार कहते हैं, तथा दो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसके क्षेत्रफल का क्या है, a/4 √4 b का वर्ग माइनस a का वर्ग, b² माइनस a²। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आधार कितना दे रखा है 8/4 √4, b क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब इसे कर दीजिए, जैसे हो रहा है 4 दूनी 8 अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 और 25 चौक कितना हो रहा है 100 और 8 का वर्ग होता है 64। 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 36, और 36 का जब अंडर रूट में वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 2 × 6, 2 × 6 12। देखिए ये तो हुआ सूत्र से हल करने का। अब देखिए त्रिभुज अलग अलग परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जिन्हें ये त्रिभुज याद नहीं रखना है तो वो हीरो का सूत्र याद रख सकते हैं। हीरो का क्या है, हीरो का जब भी हमें 3 भुजाएं दी हो त्रिभुज की, तो इस सूत्र से हर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब अगर हमारे पास तीनों भुजाएं हमें पता हो। तो वो सूत्र क्या है, हीरो का सूत्र s माइनस a s माइनस b और s माइनस, यहाँ पर s बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। देखिए हीरो का सूत्र जो है, ये अगर जनरल नॉलेज से इसे जोड़कर देखा जाए तो देखिए ये जो हीरो का सूत्र है ये अलेक्जेंड्रिया के हीरोन वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो देखिए इसे तीनों भुजाएं हमारे पास थी, एक भुजा थी 8, एक भुजा थी 5, एक भुजा थी 5, तो 8 धन 5 धन 5 बटा 2, तो 8 और 5 13 और 5 18 बटा 2 कितना होता है 9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, इसे इस सूत्र में रख दीजिए। तो 9 माइनस ए कितना दिया था 8, 9 माइनस यहाँ कितना था 5, 9 ऋण 5 और 9 ऋण 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये गुणा 1, 9 में से 5 गया गुणा 4, 9 में से 5 गया गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 9 की
144, और 144 जब अंडर रूट में से आएगा तो क्या हो जाएगा 12। इसका आंसर आया 12। तो ये इसके दो तरीके थे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ऋण 7 और 3 के बीच m एक मध्य बिंदु है, m के लिए पूर्णांक लिखिए। देखिए ये भी वही भुजकोटि का प्रश्न है। तो ऋण 7, फिर आता है ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3। देखिए इनके बीच मध्य बिंदु पता करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से आप इसका मध्य बिंदु देख लीजिए। 1 2 3 4 5, इधर से 5 छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 छोड़ दीजिए। तो मध्य बिंदु क्या आया? मध्य बिंदु आया ऋण 2। इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? देखिए किस तरह का सवाल है ये, मतलब पहली दूसरी में इस तरह का सवाल आता है कि इन निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप सभी जानते हो कि आपको शुरुआत में अंक देखते जाना है। क्या है? देखिए आप ऑप्शन में नज़र डालिए। पहला ऑप्शन में 98,000 से चालू हो रहा है, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है। चौथे ऑप्शन में देखिए 897 दिया है। बाकी दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 978 और 987 दिया है, जो कि ज़्यादा है। मतलब आंसर आएगा इसका चौथा ऑप्शन। तो देख रहे हैं आप जेल पर ही में इस तरह के कुछ सवाल, 4 से 5 सवाल इतने सरल भी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगी कि इतने सरल प्रश्नों को जो जेल पर ही में आ रहे हैं उनको आप पहले कर लीजिएगा या फिर उन्हें छोड़कर मत आइएगा। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। यदि x बराबर 100 है तो x की घात 4 में शून्य की संख्या कितनी होगी? देखिए x बराबर उन्होंने दिया है 100 और x की घात 4 पता करने के लिए कहा है। अब x की घात 4 पता करने के लिए कहा है तो ठीक है। देखिए इसको हम दो तरीके से देखते हैं। पहला तरीका देखते हैं, या 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग लिख सकते हैं। प्रश्न में घात कितनी लगाने को बोल रहा है? प्रश्न में घात लगाने को बोल रहा है 4। तो देखिए 10 की घात 2 और उसकी घात 4, तो 2 चौक, घात पे घात चढ़ी हो तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 2 चौक 8। तो एक तो ये हो गया है, इसका आंसर आया 8, 10 की घात 8। देखिए अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x का मान दे रखा है 100 की घात 4। 100 को 4 बार लिख लीजिए, गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0, मतलब 8 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसमें इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा। अब 10 की घात कितनी है? ये 10 की घात है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है 10 की घात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 2 की घात 3 और 3 की घात 2, इसे हल करें। ठीक है, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो देखिए 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 8 9 की 72। तो ऑप्शन में देख लीजिए 5 की घात 6 बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6 का वर्ग 36 और 36 दोनों 72। देखिए सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन इसी को तोड़ मरोड़ के बना है। 6 का वर्ग दे दिया उन्होंने। 6 का वर्ग होता है 36 और गुणा 2, 36 दोनों 72। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। गुणनखंड करें। फैक्टर निकालना है। ऋण 2xy ऋण x का वर्ग y का वर्ग। देखिए अब हम इसके अगर फैक्टर निकालने जाएंगे तो ये बहुत सारी स्टेपों में होता है तथा इसके बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस फैक्टर पर आकर रुक रहा है। उसके क्या ऑप्शन दिए हैं किस प्रश्न में से। जैसे इसके पहले ही हमने प्रश्न देखा था कि हमने इसका आंसर निकाला था 72, हमने उसको पूरा हल कर लिया था। लेकिन उसका जो उत्तर आया जो उन्होंने दे रखा था वो दे रखा था 6 का वर्ग गुणा 2, मतलब उसे घुमा कर दे रखा था। उसी तरीके से हम उसके कितने उत्तर बन सकते हैं इस तरीके से हम उसे बता नहीं सकते। वैसे ही इसके गुणनखंड के जो फैक्टर है ये बाय ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम इसे ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। तो इसे अगर थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करें इसका, तो 2xy
ऋण का गुणा होगा तो ऋण x का वर्ग ऋण y का वर्ग। देखिए हमें ये लाना है। अब हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए पहले ऑप्शन के आधार पर आपको लॉजिक लगाना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 1 धन x ऋण y, 1 धन x धन y। तो देखिए अब क्या होगा, 1 का गुणा होगा तो 1 सभी में होगा, 1 धन x धन y। अब x का गुणा होगा तो x का गुणा x में तो x का वर्ग धन x y। अब देखिए अब इसका ऋण y का गुणा होगा तो ऋण y का 1 में ऋण y हो जाएगा, ऋण x y हो जाएगा, और ऋण y का y में ऋण y का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं, 1 ऐसे कैसे उतर जाएगा, धन x कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, दोनों धन के हैं, 2x हो जाएगा। अब y को देखते हैं, y एक धन का है और एक ऋण का है, मतलब y में से y जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वर्ग, ये x का वर्ग है, धन x का वर्ग, और ऋण x y और ऋण x y, एक बार धन का है और एक बार ऋण का है, और ऋण y का वर्ग। देखिए अब इसके आधार पर आपको लॉजिक लगाना है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, हमें ये लाना था, 1 लाना था, ठीक है, 1 आ गया। ऋण y का वर्ग लाना था, ठीक है, ये भी आ गया। लेकिन यहाँ पर 2x आया है, 2xy लाना था, और ऋण x का वर्ग है, यहाँ पर हमारा आया है x का वर्ग, धन x का वर्ग। देखिए इसमें जो आपको यहाँ पर अगर 2xy लाना है और एक बार ऋण का x वर्ग लाना है और एक बार ऋण y का वर्ग लाना है, तो x एक बार धन में होना चाहिए, y एक बार धन में होना चाहिए, तथा x एक बार ऋण में तथा y एक बार ऋण में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर x धन में है तथा y ऋण में है, और यहाँ पर x दोनों बार धन में है और y एक बार धन में एक बार ऋण में है, इसलिए ये y का वर्ग सही है। इसलिए ये दोनों धन में होना चाहिए और एक बार दोनों ऋण में होना चाहिए। ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो दोनों धन में और दोनों ऋण में, देखिए दूसरे ऑप्शन में एक धन x दिया है, ऋण y दिया है, और ऋण x धन y दिया है। तीसरे ऑप्शन में दोनों में धन धन दिया है, ठीक है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में आप y की जगह देख सकते हैं, एक ऋण x धन y लिखा है, वहाँ अगर ऋण y होता तो वो हमारा सही हो सकता था। चौथे ऑप्शन में एक धन x धन y दिया है तथा एक ऋण x ऋण y दिया है, ठीक है। हम ये चौथे ऑप्शन का हम इसे करके देख लेते हैं। देखिए चौथे ऑप्शन का हम करके देखते हैं, एक धन x धन y, एक ऋण x ऋण y, क्योंकि यदि अगर हमें 2xy लाना है और एक बार ऋण का x का वर्ग और एक बार ऋण का y का वर्ग लाना है, तो एक धन में होना चाहिए और एक ऋण में होना ही चाहिए, ठीक है। इसका गुणा करके देखते हैं, एक ऋण x ऋण y। अब x का गुणा करके देखें इन तीनों में, तो x ऋण x का वर्ग ऋण x y, और y का गुणा करके देखें तो y ऋण x y ऋण y का वर्ग। इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं आगे। अब x एक बार धन का है, एक बार ऋण का है, ये कट गया। y एक बार ऋण का है और एक बार धन का है, ये भी कट गया। कट गया का मतलब आप ये ना समझे कि इसको काट दिया है, भाग दे दिया है। मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि एक बार धन का है एक बार ऋण का है, इसमें से जब ये जाएगा तो 0 आएगा, इसलिए उसको यहाँ से हमें दिखे नहीं, इसलिए उससे काट रहा हूँ। x का वर्ग एक बार ऋण का है, ठीक है, और xy एक बार ऋण का है और यहाँ भी ऋण का है, तो ये 2 बार हो गया है, तो 2xy ये हो गया है ऋण का और फिर ऋण y का वर्ग। देखिए ये आ गया है y का वर्ग, ऋण 2xy ये रहा, और ऋण x का वर्ग और 1। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ।
इस तरह से आप इसे ऑप्शन करके इसका गुणनखंड, इसका गुण आपस में गुणा करके देख लीजिए। तो उसके जो गुणनखंडों का आपस में गुणा करके देख लीजिए, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस तरह का एक आध प्रश्न आता है उलझाने के लिए। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, राम प्रातः 10:15 पर निकला, 10:15 पर निकला है वो, तथा 3.5 घंटे बाद वह स्टेशन पर पहुंचा। तो धन 3 घंटे 30 मिनट, 3 सही 1/2 घंटे के बाद स्टेशन पहुंचा। वह किस समय स्टेशन पहुंचा? तो देखिए, वह किस समय पर स्टेशन पहुंचा है। 10:15 बजे वह घर से निकला था तथा 3:30 बजे 3.5 घंटे बाद वह स्टेशन पहुंचा है। आसानी से आप जोड़ सकते हैं 10:15 से 11:15, 12:15, 1:15 और फिर आधा घंटा और, मतलब 1 घंटा 45 मिनट, 1:45 मिनट पर वह पहुंचा है स्टेशन। चलिए देखिए, अगला प्रश्न में से कितना निकालना चाहिए। देखिए, इस संख्या में से कितना निकालने के लिए बोल रहा है वो, तो संख्या क्या दे रखी है उसने, 9p धन 5 में से क्या निकालने का बोल रहा है, कितना निकालना चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना निकालना है। धन 4p का वर्ग धन 20। तो देखिए, इसमें से इसको घटा देना है क्योंकि इसमें से निकालने का बोल रहा है वो। तो ये जब इसमें से घटेगा तो ये धन का चिन्ह का क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1p का वर्ग बचेगा। देखिए, इसमें से कुछ नहीं जाएगा तो ये से कैसे आएगा, तथा 5 में से जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो 5 में से 20 जाएगा तो बचेगा ऋण का 15। ये हुआ हमारा आंसर। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसे सबसे बढ़िया तरीका है अगर इसके चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अगर अंतिम प्रश्नों को हम ट्रेडिशनल तरीके से देखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। इसे हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं 28/25, 37/52, 21/53 और 42/81। देखिए, प्रश्न में दिया है, दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर में 1 की वृद्धि की जाए तो प्राप्त भिन्न 7/6 है। देखिए, अंश में यदि 3 से गुणा किया जाए और हर में 1 की वृद्धि की जाए, y धन 1, तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगी, 7/6। देखिए यहाँ पर क्या है, वो अंश में 3 का गुणा किया जाए तो वो भिन्न 7 हो जाएगी। मतलब अगर अंश में आप 3 का गुणा कर रहे हैं तो जो अंश में 7 का भाग जाना चाहिए। या अगर ये आपको कठिन लग रहा है अंश में, तो आप हर में देख लीजिए कि हर में 1 जोड़ने के बाद 6 का भाग जाना चाहिए। तो हमें आसान लग रहा है तो इसे देख सकते हैं आप। 25 में 1 जोड़िए 26 हो जाता है। 26 में 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 52 में 1 जोड़िए 53 हो जाता है। 53 में विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगला 53 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 54, मतलब 6 9 की 54, ये भाग जा रहा है। ठीक है, इसको आगे चेक कर लेते हैं कि इसमें 3 का गुणा करने पर, तो 21 में 3 का गुणा करने पर कितना हो जाता है, 21 या 63, और 7 का भाग देने पर 7 9 की 63 और 6 9 की, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54, 6 9 की 54। देखिए 9 9 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आपने देखा कि हमने जेल पढ़ी के प्रश्न किस तरीके से किए हैं। 1-2 प्रश्न उलझाने वाले रहते हैं कि बच्चा उसमें उलझ जाए, उसका ज़्यादा टाइम 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाए, और कुछ प्रश्न बहुत आसान होते हैं और कुछ प्रश्न जो डिफ़िकल्ट लगते हैं वो ऑप्शन से करने पर बहुत सरल हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तथा चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।